हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग। ज्योति, रमेश, गौतम के, दीपक, बताओ कैसे हो तुम। वेलकम सर, दीपक फ्रॉम ऊटी। कुछ डेसिमल भी होगा, बिल्कुल होगा डेसिमल। दीपक क्यों टेंशन ले रहे हो। पुष्पराज, सुप्रिया, शीतल। अच्छा, कल आपकी क्लास मिस हो गई थी, याद आया तुम्हें? अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक लगाव सा हो गया मेंस की क्लास से? जो पढ़ने वाले जो सीरियस बच्चे हैं ना, उनको एक लगाव हो जाता है। क्यों नहीं आना चाहिए था अभी? बड़े दुर्लभ दर्शन, छुट्टी रहता है मजा आता है। अच्छा रमेश, तुम तो बड़े नालायक हो। मैं हूं सीरियस। आई लव विद दिस क्लासेस ऑफ मैथ। मैं प्रेजेंट हूं, ठीक है। हाँ, अर्थ में। हाँ, आज वैसे अर्थमेटिक की क्लास होनी थी, पर मैं कल बाहर था, है ना। मैंने एक नई BMW बुक कराई है, पता है। हैं? 4-5 बाइक भी बुक करा दी तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। तो अभी जो कंटेंट में बना नहीं पाया अर्थमेटिक का, तो एडवांस की क्लास हम लेंगे। शाम को भी मैं एडवांस की क्लास लूंगा, ठीक है। और कोशिश तो हमारी यही है कि अगले महीने में जो हमने बोला था 15 से 20 जून तक जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो ज्योमेट्री है इसमें 5-6 क्लास और बाकी है अभी, उसके बाद हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारे कमेंट देख रहा हूं मैं अभिषेक, तुम्हारे है भाई। तो अभी मतलब हमारे पास अगले से 35 से 40 दिनों में जो आपका ये बैच है कंप्लीट हो जाएगा। और बैच कंप्लीट होने के तुरंत बाद, सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस कराऊंगा, ठीक है भाई। हाँ, मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा और जितने मैक्सिमम उससे हो पाएंगे। और अदरवाइज जो मैं उनके हैंड रिटन सॉल्यूशंस जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मॉक टेस्ट मैं आपको साथ के साथ देता रहूंगा। 10 मॉक टेस्ट तो मुझे बनाने हैं, हालांकि 5 ही देने चाहिए मुझे, पर फिर भी मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट दिए जाएं, ठीक है। ओके भैया, हिमांशु एन के, शिव आशीष, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें। अच्छा, ओ प्रश्न अंक 56 56 करा दिया हमने, 57 होगा। हाँ। ठीक है, नाम ले लिया। चलो स्टार्ट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत सरल और बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करके बताओ। पेपर कब तक हो सकता है? अभी पेपर का कोई भरोसा नहीं, कब तक होगा कब तक नहीं होगा, ये बताइए। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 60 डिग्री है, पी आर 14√6 है, तो ट्राइंगल की सरकम रेडियस। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको किसी ट्राइंगल का एक एंगल पता है और उस एंगल के सामने की साइड पता है, तो सरकम रेडियस कैसे निकालते हो? A/2 sin। 14√6/2 sin 60। क्या आपको ये फंडा पताया है? मैंने आपको बताया था भाई, ये जब मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, सरकम रेडियस बराबर A/2 sin है। ओके, आप जो आपके पास वीडियोस हैं वो तो मेंस के पेपर तक पड़ी रहेंगी, उसकी टेंशन मत लो आप। वैलिडिटी बहुत है, टेंशन मत लो। बहुत दयालु आदमी है हम, ठीक है ना। दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है, टेंशन मत लो। 2 से 2 कट गया, 14√6/√3 कितना आ गया? 14√2 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किधर है? इधर है, डी ऑप्शन। पता कितना आसान सवाल था। बोलो, सरल है, कर लेंगे फटाफट फटाफट बनाइए। यस यार, एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने, सवाल नंबर 58। ठीक है, सवाल नंबर 58, इसको भूल जाइए, कुछ नहीं है। एंड दिस क्वेश्चन इज जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपने सवाल देखा भी होगा अगर आपने प्री पढ़ा अच्छे से। दिए गए चित्र में एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें AB की लंबाई 10 है, AC की लंबाई मेरे दोस्त 6 है, और AE जो है साइड BC पे परपेंडिकुलर है, BC की लंबाई 4 है। AD डायमीटर है जो मैंने हटा दिया। आपसे पूछा है सरकम सर्कल की रेडियस बताइए। आपसे क्या पूछा है? सरकम सर्कल की रेडियस। अच्छा प्रदीप।
हाँ देखिए, हमने क्या बताया था आपको, अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। अब इसमें आपको साइड तो नहीं पता पर फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इस ट्राइंगल की एक साइड है 10, दूसरी साइड है 6, तीसरी साइड क्या है, तीसरी साइड है BC इंटू BC बटे 4 डेल्टा। डेल्टा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। ये ABC ट्राइंगल है, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है BC और हाइट है 4, 1/2 BC इंटू 4 मेरे दोस्त। तो 4 ABC से BC कट जाएगा और 2 दूनी 4, तो 60/8। 60/8 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहां पे सवाल आप बड़ी सरलता से कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कि एरिया दिया आपको ना, साइड BC पे परपेंडिकुलर की लंबाई दे रखे, तो एरिया जब लगाओगे बेस इंटू हाइट तो थर्ड साइड ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाती है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। क्लियर है, ठीक है। ये प्री का क्वेश्चन है और ये मेंस में बन सकता है, ये बनाइए। वेरी गुड। देखिए ये सवाल तो मैं आपको करवा चुका हूं और इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप मुझे खुद सॉल्व करके बताओ कि सवाल का उत्तर क्या है, ठीक है मेरे दोस्त, बताइए। मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा ऐसा सवाल, मैं आपको एक सर्कल में बता चुका हूं, इसका आंसर चाहिए मुझे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, 2.8 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। यह सवाल मैंने आपको सरकम रेडियस के कंसेप्ट से भी कराया है, यह सवाल मैंने आपको एरिया इक्वेट करके भी कराया है, यह सवाल मैंने आपको पाइथागोरस के कंसेप्ट से भी बताया। 3 तरीके से सवाल करवा रखा है। इस सवाल को खुद करके देखना आप लोग, 2.8 इसका आंसर आएगा। हम लोग आगे चल रहे हैं और हम लोग अगला सवाल बता रहे हैं, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 60। WHO बोला कोरोना खत्म नहीं होगा, तो क्या जरूरत है खत्म होने की कोरोना को। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 है। इस त्रिभुज के इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताइए। आप बताइए 6, 8, 10 तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी इन रेडियस कितनी है 2, इसकी सरकम रेडियस कितनी है 10/2 5, ठीक है। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, D बराबर √ ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्मॉल r। तो 25 - 20 कितना आ जाएगा √5 इज द आंसर, जो कि ए ऑप्शन है। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, √ कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्मॉल r। तो आपको फॉर्मूला पता है तो ही होगा सवाल, अदरवाइज होगा ही नहीं। कौन सचिन, समझा नहीं सचिन। आगे चलते, एक और सवाल लेते हैं। ये बनाइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 61। बताइए फटाफट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोलो। ठीक है विनीता, ठीक है सचिन, अलावा तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15, इसके इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताइए। आप बताइए कि 13, 14, 15 अगर साइड हैं तो मुझे पता है कि इसका एरिया होता है 84 और इसकी इन रेडियस जो होती है ना, इन रेडियस आती है 4 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। इन रेडियस कितनी आती है 4, बोलो। अगर मैं इसकी सरकम रेडियस की बात करूं, सरकम रेडियस कितनी आएगी ABC 13 × 14 × 15 बटे 4 डेल्टा, क्योंकि तीनों साइड दे रखे तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया भी आ गया और इन रेडियस भी आ गई। 4 डेल्टा, डेल्टा कितना आ जाएगा 84, 14 छिंग 84 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 यानी कि 65/8। 65/8 सेंटीमीटर सरकम रेडियस। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डी, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी आईओ पूछा है। तो क्या है √ ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R। तो कैपिटल R तो कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा ना, तो ये 65/8 है भाई, इंटू 65/8 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है दोस्त। तो आप मुझे खुद बताइए 8 मट्टू 64, ये तुम्हारा 1/8 हो गया, तो √65 और /8 ही आंसर है।
ठीक है, √65, ये ऊपर ही है केवल रूट, नीचे रूट नहीं है, √65/8, सी ऑप्शन। बताइए सर, मेंस सुजाता इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा बटे एस, यही तो होता है। डेल्टा कितना है? 84, सेमी पेरीमीटर कितना? 21, 4, बोलो, तुम कुछ बोलते तो हो नहीं यार, हैं? कैसे काम चलेगा? ओके, अब देखो 3-4 क्लासिकल सवाल कराऊंगा, ये करिए। सवाल नंबर 62, बताओ। बोलिए। अच्छा ओम, सर आप बोलने के लिए क्या छोड़े हो? सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये बताइए 62 नंबर, बताइए भैया, किसी का उत्तर आया? तुम्हारा नहीं आया? देखिए, in a quadrant of a circle, a square is made in such a manner that two adjacent vertices of a square situated on radius is equidistant from center of circle and rest two vertices are situated on circumference. If side of a square is √5/2, then radius of circle. देखिए एक्चुअल में ये क्या है, मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं कि आपके पास एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट तो समझ रहे हो, सर्कल का 1/4 हिस्सा, क्वार्टर सर्कल, ये क्वाड्रेंट हो गया। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल क्वाड्रेंट, यस है। अच्छा, इसके अंदर एक स्क्वायर इस तरीके से बना हुआ है कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस रेडियस पे हैं और दो सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। तो मतलब स्क्वायर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। फिर ये बना है इसके अंदर स्क्वायर कि दो एडजेसेंट किरमागत वर्टिसेस, ये देखो ना, किरमागत हो गया ए बी एडजेसेंट, और सी डी दो सर्कल की इसकी क्वाड्रेंट की सरकमफेरेंस पे हो गया। अच्छा, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, देखो दो, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ये इक्विडिस्टेंस मतलब जो ओ ए की लंबाई है वही ओ बी की लंबाई है। अगर से स्क्वायर की साइड √5/2 हो तो सर्कल की रेडियस बताइए। आपको मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं, अगर स्क्वायर की साइड ए है, अगर इस स्क्वायर की साइड ए है ना दोस्त, तो क्वाड्रेंट की जो रेडियस होती है वो होती है √5/2 इंटू ए। ठीक है, स्क्वायर की साइड √5/2 दे रखे, तो √5/2 इंटू √5/2 यानी कि 5/2, तो यानी कि क्वाड्रेंट की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी आंसर। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। जो लोग 5 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। इसका आंसर है 2.5। ठीक है दोस्त, अगर स्क्वायर की साइड √5/2 है तो क्वाड्रेंट की रेडियस √5/2 है, √5/2 इंटू √5/2 5/2, और 5/2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। बोलो कैसे करोगे? है भाई? देखो मेरे दोस्त, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। हाँ बता देंगे बिल्कुल रुपिंदर, बेसिक तो बताना ही पड़ेगा। ये कंसेप्ट आया कहां से? देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज बोला हूं कि जब भी एक फिगर के अंदर, ये √5/2 है, इसको ठीक कर लेना, √5/2 है कंप्लीट। ये जब भी एक फिगर के अंदर, जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बना हो तो हमेशा 100% पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर लेंथ की बात चले, अगर एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बन रही है तो 100% पाइथागोरस थ्योरम लगती है। आप मुझे बताओ, मुझे बस राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया a√2, ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया a√2। आप बताओ ये एंगल कितनी डिग्री का है? 45 डिग्री होगा, स्क्वायर का एंगल बाइसेक्ट करता है। अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 45 होगा, तो 45 + 45, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90। अगर इस ट्रायंगल में 90 के सामने a है तो 45 डिग्री के सामने a/√2 आ जाएगा, a/√2। अब आप मुझे खुद ही बताओ मेरे दोस्त, ये a√2 है, ये a/√2 है, और यहां से मिला दीजिए, ये तुम्हारा क्या है? सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी क्या है? रेडियस।
लगा दीजिए पाइथागोरस, स्मॉल आर स्क्वायर ए रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 a स्क्वायर बटे 2, तो आर कितना आ जाएगा, √5/2 इंटू ए। दिस इज द कंसेप्ट। यहां तक कोई दिक्कत? यस रमेश। कौन सा 45 नीचे वाला? अरे यार ये AOB तुमको आइसोसेलेस नहीं दिख रहा, ये सेंटर से ये A की और B की दूरी इक्वल बताएगी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल है भी, ये 90 तो 45 45। आगे चलूं मैं? अगला सवाल ये करिए, बहुत बढ़िया, सॉल्व इट। तो सवाल नहीं होगा राहुल, फिर तो सवाल नहीं होगा। बताइए, ये तो भैया एक क्लासिकल क्वेश्चन बनता है। दिस इज ए वेरी वेरी बेहतरीन क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है ना, और इस स्क्वायर की साइड जो वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, आप ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दे रखा, बिंदु ही वृत्त पर है, पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो पॉइंट ही सर्कल पे है। देखिए आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर बना है एक स्क्वायर, और ई एक पॉइंट है सर्कल पे। तो क्या सवाल में कहीं भी ये बोला गया है, क्या सवाल में कहीं भी ये बोला गया कि ई कहां है, ई यहां है, यहां है? बस ये बोल दिया पॉइंट इज ऑन सर्कल, पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए कि ईच एनी पॉइंट, तो अपनी मर्जी से ई को उठा के कुछ भी रख दो। जैसे तुम्हारा स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया ABCD, तो भैया मैंने जो है यही ई मान लिया कि यही पॉइंट ई है, यही पॉइंट ई है, यही रख दिया मैंने उठा के। मतलब मैं इस ई पॉइंट को उठा के डी पे ही रख दिया, साइड 8 है। तो आप मुझे खुद बताओ, AE कितना हो गया, 8, 8 का स्क्वायर 64। आप मुझे बताओ BE कितना हो गया, BE तो डायगोनल हो गया, डायगोनल 8√2, 8√2 का स्क्वायर 128। आप मुझे बताइए CE कितना हो गया, C हो गया स्क्वायर की साइड 8, 64। आप मुझे बताओ DE कितना हो गया, D और E एक ही जगह 0, तो 128 प्लस 128 256 विल बी द आंसर, ए ऑप्शन। बोलो। वर्टेक्स पे रखना आसान है रमेश। अभी कह रहे हैं गुरुजी आपके चरण कहाँ है? मेरे चरण मेरे पास हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है दोस्त, चलो आगे चलें। हाँ भाई, ये तो हो गया इस तरीके से। मैं आपको इसको दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूं भाई। जैसे अगर ये सरकमफेरेंस भी हो, अगर ये सरकमफेरेंस पर ही हो, तो आप मुझे बताइए, आपसे पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब चारों पॉइंट से डिस्टेंस पूछ लिया ना, है भाई। जैसे आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं यहां पे ये डायगोनल मिला दूं AC, ये डायगोनल मिला दूं AC, मिला देंगे, ये AC, ये मिला देंगे AC, बोलो कोई दिक्कत इसमें? आप ये बात समझते हो कि जैसे अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो तुम्हारा डायमीटर भी होगा, ये जो तुम्हारा डायगोनल है डायमीटर भी होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल में बना ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। एक सेकेंड, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये AC स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो डायमीटर भी होगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई परेशानी है। अब आप मुझे खुद ही बताओ, आपसे पूछा क्या है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सेमी सर्कल में बना। ये ए स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर क्या हो गया, डायगोनल AC के स्क्वायर के हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत, तब मैं इसको हटा दे रहा हूं, हटा दिया मैंने।
अगर मैं डायगोनल BD को मिलाऊं तो ये तुम्हारा स्क्वायर का डायगोनल है पर इस सर्कल का डायमीटर है। अगर BD डायमीटर है तो इस BDE एंगल 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल में बना। आप खुद बताओ ये BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर किसके हो गया? डायगोनल BD स्क्वायर के हो गया। अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो डायगोनल कितना होता है? 8√2। 8√2 का स्क्वायर 128 प्लस 8√2 का स्क्वायर 128 और 128 प्लस 128 256। आगे चलते हैं, ठीक है। ये बनाइएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेक्टेंगल हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? अंदर नहीं होगा दिनकर यार, अंदर कैसे ले लोगे दिनकर? देखिए, दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, AB की लंबाई 6 है, तो ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। इसको भी आप शिफ्टिंग से कर सकते हो। आप मुझे बताइए, दो सर्कल हैं एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, ये सर्कल हो गया और ये तुम्हारा सर्कल हो गया। सुनो मेरे दोस्त, गड़बड़ होगी। दो सर्कल हैं एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, सर्कल हो गया। अब इसका सेंटर ये है, दूसरा जो सर्कल है इसके ऐसे ही सेंटर से ही गुजर रहा है ना। तो दोनों सर्कल के सेंटर जो हैं एक दूसरे की सरकमफेरेंस पे हैं। यहां तक अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है मेरी कही की बातों में से। दोनों सर्कल के जो सेंटर है, नाम भी दिए इनके सुंदर सुंदर, O1 O2, एक दूसरे की सरकमफेरेंस पे हैं। अब ये पॉइंट D दिया है, ये पॉइंट C दिया है, ए भी आपको दिया है 6। आप मुझे बताइए ये बी क्या है? बीज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, एनी पॉइंट। और हम जब बीडी को आगे बढ़ा रहे हैं डीबी को तो ए पे मिल रहा है, तो भैया ये जो बी पॉइंट है मैंने अपनी मर्जी से यही मान लिया कि ये O1 पे ही है, यही बी पॉइंट है भाई। तो आप ही बताओ, इसको बढ़ाओगे यहां पे तो ये ए पे जाके मिलेगा है भाई। और ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा इस तरीके से, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और यही ए बी तुम्हारा ये 6 दिया है, क्या दिया है तुम्हें? 6। यहां तक किसी को कोई परेशानी कोई तकलीफ? 6 दिया है। अभी आपसे पूछा वृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या बन गया एक्चुअल में? ये तुम्हारा यहां पे इक्विलेटरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आप लोगों का? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना। आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्त कि यहां पे ये भी रेडियस 6, ये भी रेडियस 6 हो गया है ना, 6 6, ये भी रेडियस 6, ये भी रेडियस 6, ठीक है ना। आप ये बताइए कि इस आर्क द्वारा इस सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनता है? 120, 60 प्लस 60 120, तो सेंटर पे 60। अगर ये 60 तो ये भी 60, ये भी 60, तो इक्विलेटरल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस कितना होते हैं? 6/2√3, यानी कि √3। आंसर ए ऑप्शन। ये तो बात समझ में आती है ना। जब भी आप सेंटर से इसको मिलाते हो तो दो इक्विलेटरल बनते हैं ऊपर नीचे, ये 60, ये 60, 60 60 120। अगर ये 120 है तो 60 होगा। आइए, जब दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करते हुए दो इक्विलेटरल नहीं बनते यार, तुम कब सीखोगे? चीजों को रिलेट कब करोगे? बुढ़ापे में करोगे क्या? हैं? चलो हटाओ, यहां तक क्लियर है? अबे बोलो। ये बहुत बढ़िया सवाल था जो मैंने अभी आपको कराया, ठीक है। क्लियर है ना? अरे बोल दीजिए। ठीक।
ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ठीक है, ऑर्थो सेंटर एक्सो सेंटर मोहित सिलेबस में नहीं है आपके, एक दो ही इंपॉर्टेंट उस पर सवाल बनता है, वो मैं कराऊंगा। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, लेकिन ऑर्थो सेंटर से पहले एक दो मैं आपको छोटी छोटी बेसिक सी बात बताना चाहता हूं, वो मैं बेसिक सी बात आप समझिए पहले, उसके बाद हम ऑर्थो सेंटर कर पाएंगे। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है, ध्यान सुनिएगा। अरे मेरे दोस्त पहले मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, अब ये तुम्हारा इन सेंटर हो गया I। क्या हो गया मेरे दोस्त? इन सेंटर हो गया I। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बताइए मेरे भाई कि अगर ये इन सेंटर है तो इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ये मैं किसके बता रहा हूं? इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ये पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, ये साइड ए है, ए के सामने का एक्स कोऑर्डिनेट है ax1, तो ax1 प्लस ये साइड बी है, बी के सामने का एक्स कोऑर्डिनेट है bx2 प्लस bx2 प्लस ये कितना है, ये कोऑर्डिनेट सी है, ये साइड सी है, सी के सामने का एक्स कोऑर्डिनेट है cx3, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। बोलो बात समझ में आई? ये भी सिखाऊंगा, इनके इन रेडियस और सरकम रेडियस दी है तो ये भी सिखाएंगे कैसे एरिया निकालेंगे। टेंशन मत लो यार, इनके धीरे धीरे सब आएगा। रमेश मैंने सारे सेंटर क्लियर करे हैं तुम्हें, मैंने तुम्हें सारी थ्योरी बताई है, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप प्री में सफा चट्ट मैदान रहोगे और मेंस में एक साथ इतने सारे सवाल करोगे तो उतना टाइम नहीं है। सेंटर के लिए कम से कम प्री के बैच में आपको 10 दिन देने पड़ते हैं, तब आप पूरा सीखते हो। तो आप अब 10 गुना ज्यादा मेहनत करो, 3-3 4-4 रात सेंटर पढ़ो, रिलेट करो, कॉपी में 20-20 बार लिख के देखो, क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी है, कि प्री के पाप तुम्हें मेंस में धोने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए, क्लियर है मेरे दोस्त? अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम यही चीज है, ay1 प्लस by2 प्लस cy3। ठीक है, और अपॉन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ये इन सेंटर हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, उनका क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, क्या लोकेशन है, क्या उसकी थ्योरी होती है, क्या फॉर्मूले, मैंने सब कुछ कराया है तुम्हें। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने तुमको स्लाइड के फॉर्म में उसको ना कराया। हाँ, ये अलग बात है कि एक एक चीज का प्रूफ नहीं करा सकते हम। ठीक है, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना मेरे दोस्त? अरे बोलिए, अरे बोलो। आपको सेंट्रॉइड, देखो ध्यान सुनना, सेंट्रॉइड, आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी निकालने आने चाहिए, सेंट्रॉइड। ठीक है ना, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। अगर आपको किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रॉइड होता है केंद्रक। तो अगर आपको केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं तो कैसे करेंगे? अगर केंद्रक के x कोऑर्डिनेट निकालते तो तीनों को जोड़ के आधा कर दो, तीनों को जोड़ के बटे 3 कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो जाएंगे तुम्हारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, जो कि सबसे ज्यादा आसान होते हैं सेंट्रॉइड के। बोलो दोस्त, लिख लिए ना? चलो आगे चलते, यहां तक मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, अब जैसे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, जैसे मैं आपसे कोई एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट 3, 2, 8, 11 और 12, 8 ये मैंने आपके सामने लिखा,
कि एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट जो हैं ये हैं तीनों वर्टिसेस के, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, तीनों शीर्ष ए बी सी के निर्देशांक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। हम बिल्कुल पढ़ाएंगे इनके कोऑर्डिनेट भी। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है दिनकर। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। आज मैं ऐसा तरीका सिखाऊंगा सुधांशु, तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। 3 2 11 8 11 12 8 आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई बात नहीं, अभी फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो, जो भी फॉर्मूला है सब आप भूल जाइए दिमाग से। आप मुझे बताओ, अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, कोई ट्रायंगल अगर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त, और अगर इस ट्रायंगल को मैं यहां शिफ्ट कर दूं ओरिजिन पे, तो क्या उसके एरिया में चेंज आएगा? क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया में चेंज आएगा? खुद बताओ। अगर कोई ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये यहां से है इस तरीके से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां शिफ्ट कर दूं तो इसके एरिया में चेंज आएगा क्या? नहीं ना, मैंने एरिया डिलीट थोड़ा ना किया है, बस इसको शिफ्ट किया है। तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, मतलब किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 बना लो। 0 0 बनाने के लिए हमने एक्स कोऑर्डिनेट में -3 -3 -3 कर दिया, और y कोऑर्डिनेट को 0 0 बनाने के लिए हमने सब में -2 -2 -2 कर दिया। मतलब जो ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0, और ये हो गया तुम्हारा 5, और ये तुम्हारा 9, और ये हो गया 12 -3 9, और 8 -2 6। यही हो गया। 0 0 8 में से 3 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 12 में से 3 गया 9, और 8 में से 2 गया 6। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कि नहीं? यहां तक कर लेंगे। फॉर्मूला हटाओ। आप ये देखो, एक तो 0 0 हो गया, ये देखो 5 6 30 9 9 81, 5 6 30 9 9 81। डिफरेंस कितना आ रहा है? क्योंकि आपको एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। 51/2, 51/2 का मतलब 25.5, यह आंसर आ जाएगा। रूट कहां से आ गया यार? बिल्कुल कर सकते, आप कहीं से माइनस कर लो। आप 8 11 12 8 कहीं से भी माइनस कर दो। अरे ठीक है यार, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं पल्ले पड़ता है भाई? ये तो 0 0 हो गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है बेटा। ये देखो 5 6 30 9 9 81 81 30 51 का डिफरेंस हाफ 25 आ गया। बेसिक से आप जैसे कर दो वैसे कर दो, ठीक है ना? 51/2 आ जाएगा। अगर ये एरिया भी देखो नेगेटिव भी आता ना, हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, जैसे इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होता है कि जैसे ना बड़े बड़े कोऑर्डिनेट दे देगा आपको, दे देगा 57 56। ऐसा एक सवाल मैंने मॉक में बना के भी डाला था, 57 56, है ना? और ये हो गया तुम्हारा 58 60, और ये 63 65। बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो क्या आप कभी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओगे क्या फॉर्मूले वगैरह से? बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा? बोलो, है कि नहीं दोस्त? ये ट्रायंगल का एरिया बताना तो 57 57 माइनस कर दो सब में से 0, और ये 1 यहां से कितना रह जाएगा तुम्हारा 6, यहां से 56 56 माइनस कर दो 0, ये कितना रह जाएगा तुम्हारा 4, और ये तुम्हारा 56 माइनस किया है ना, ये तुम्हारा 9। ये आ जाएगा। देखिए 9 एकम 9, 6 चौक 24, 24 माइनस 9 15, 15 का आधा 7.5 आंसर, 7.5 स्क्वायर यूनिट। बोलिए, सब में से हमने देखो कितना टाइम लगा, मात्र 5 सेकंड। बेसिक से बनाओगे तो घंटा भर ले लोगे, है ना? तो हमने क्या किया, सबको शिफ्ट कर दिया। 6 - 9 बने कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 6 - 9 बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? आप देखो आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर ऐसे कैसे कर दे रहे हो आप ही बताओ। मैं तो ये तरीका जानता हूं, ऐसे लिख लो 0 0 1 4
6900। ऐसे ही तो निकालते हो एरिया, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, 0 4 0 हो गया, 9 एकम 9 9 हो गया, 600 हो गया, फिर 100 हो गया, 6 चौक 24 माइनस का 24 हो गया, तो 0 माइनस 9 0 हो गया, तो 9 माइनस 24/2, तो ये तुम्हारा माइनस का 15/2 तो आया। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, आया तो वही से ना, बोले दोस्त। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यार। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? अच्छा, फॉर्मूला दिखाओ, कौन सा वाला फॉर्मूला आयुष? कोऑर्डिनेट्स आर गिविंग इन निगेटिव, चलो एक निगेटिव ले लेते हैं, एक निगेटिव ले लेते हैं, 3 - 5 6 - 2 है भाई, और -1 और -8। चलो ये कोऑर्डिनेट है, कैसे करेंगे बताइए बताइए बताइए। अपन लोग करते क्या है, सब में से 3 3 घटा दो, एक्स कोऑर्डिनेट, ये 3 घटा दिया, ये 0, और ये तुम्हें 3 घटा दिया -4, ये -5 है, सब में +5 ऐड कर दो, 0 5 ऐड कर दीजिए 3, 5 ऐड कर दीजिए -3, ये हो गया। हमने शिफ्ट कर दिया, एक कोऑर्डिनेट 0 0 बना लिया। आप कहेंगे सर वेरी गुड, आप तो हीरो हो, 3 तिया -9, 3 चौक -12, तो दोनों का डिफरेंस लेना, डिफरेंस करके आधा, 3 का आधा 1.5, आंसर। बिल्कुल कर सकते हैं आशीष, ठीक है भाई। चलो आगे चलता हूं, अब तो कोई समस्या नहीं बेटा, 3 3 एग्जाम्पल ले दिए, छोटे डाटा में, बड़े डाटा में, निगेटिव डाटा में। अब भी अगर डाउट है तो खुद पे भी डाउट करो फिर तुम, छोटा डाटा, बड़ा डाटा, निगेटिव सब में ले लिया अब तो मैंने। आगे चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट। आगे चलें। फ्रैक्शन में हो तब तो एन के तुम कुछ भी कर लो फिर, चलो। मैं आपसे एक सवाल पूछता ना चाहता हूं कि एक ट्राइंगल की साइड है 13 14 15, एक ट्राइंगल की साइड 13 14 15 है, तो इसके इन सेंटर और इसकी सेंट्रॉइड के बीच की दूरी बताइए। आईजी बताना है आपको, आईजी कितना है। इन सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस बताइए। आपके पास एक ट्राइंगल है 13 14 15, उसके इन सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस बताइए आईजी। ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन भवन में टाइम बहुत लगता है। हाँ, एरिया कांस्टेंट रहता है। एक ट्राइंगल की साइड 13 14 15, उसके इन सेंटर और सेंट्रॉइड पूछ रहा हूं मैं, इन सेंटर और सर्कम सेंटर नहीं पूछ रहा। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा, दिस इज ए स्पेशल केस क्वेश्चन, स्पेशल केस। अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमेशा इस सवाल को करने का जो बेस्ट मेथड आपको लगेगा वो लगेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट इन सेंटर और सेंट्रॉइड। जैसे कि मैं आपके सामने, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से दोस्त, अगर मैं आपके सामने क्या बना लूं, एक ये कोऑर्डिनेट बना लिया, ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए 13 14 15, तो आप ट्राइंगल को यहां पे इस तरीके से रख दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 0 है। आप ऐसे ले लो कि ये साइड 13 है, ये साइड 15 है, ये साइड 14 है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ कि ये साइड 14 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, 14,0, 14,0। मुझे मेरा जो टारगेट है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे, यहां से परपेंडिकुलर डालते हो, परपेंडिकुलर। तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये 13 है, ये 12 है, और ये तुम्हारा 5, ये 12 15 9, यही तो आएगा ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है तो 5 होगी ना, 5 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 5, और ये जो हाइट है 12 होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है 12, 5 को 12, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। बोलो दोस्त, ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे कि नहीं आगे, पहले ये बताइए। पूजा इन सेंटर सर्कम सेंटर नहीं है, इन सेंटर और सेंट्रॉइड है, इन सेंटर और सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड।
पहले ये बताओ कि यहां तक किसी भी दोस्त को कोई तकलीफ आ रही है? हमने एक पॉइंट को तो 0 0 पे रख लिया, इससे कैलकुलेशन आसान रहती है, 0 0 पे रख लो, एक पॉइंट को 0 0 पे रख लो, कैलकुलेशन आसान। दूसरा कहीं भी रख लो, ये तुम्हारा 14 0 हो गया, ये 13 15 यहां से परपेंडिकुलर डाला है दोस्त, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 12। कैसे हुआ? यहां से ये 12 आएगी हाइट, ये 12 ही आएगी, इसकी हाइट 12 है, और ये 5 9 आप जानती हो बनता ही है। अरे बोलो, तुम ना कभी कुछ नहीं बोलते। ये बताओ यहां तक क्लियर है? तो मतलब कहने का ये कि इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। इफ ट्रिपलेट नहीं बनाए तो सवाल नहीं देगा सोनाली। एग्जामिनर अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के नहीं दे सकता, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। एग्जामिनर आपको सिंपल सीधा सा ऐसा ही ट्राइंगल देगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे, आप आसानी से निकाल पाओ। ट्राइंगल ही अपनी मर्जी से उठ पटांग कोई भी ट्राइंगल उठा के थोड़ ना देगा, इतना लंबा आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन करते रह जा रहे हो। ठीक है, तो भी सेम हो जाएगा प्रशांत, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि अगर इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं तो इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेंट्रॉइड के अगर निकाल ले तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जोड़ का आधा करो, 14 5 19/3, जोड़ के बड़े 3 करना है। वाई कैसा आएगा? 0 + 12 + 0, 12/3 यानी कि 4, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए। इन सेंटर के कैसे आएंगे? इन सेंटर के तो आपको ये पता है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? एक्स कोऑर्डिनेट साइड है 15 0, तो 15 × 0 0 हो गया, 0 प्लस साइड है 13, 13 × 14 है, 13 × 14 है भाई, प्लस ये तुम्हारा साइड कितनी है? ये साइड कितनी है तुम्हारी? 14 है ना, तो 14 × 5, 14 × 5, ये साइड तो 14 है ना, 14 है, 14 × x कोऑर्डिनेट 5 बटे तीनों साइड का सम, 13 + 14 + 15, 13 + 15 28 + 14 42, 42 ये आ जाएगा ना। तो 14 तो काट लेंगे 3 बार, 13 5 18, 18/3 कितना आ जाएगा? 6, 6 आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट निकालने, y कैसे निकालेंगे? ay1 15 × 0 0 हो गया, प्लस 13 × 0 0 हो गया, प्लस 14 × 12 14 × 12 हो गया, अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा? a + b + c 42, तो 14 3 42, 12/3 4, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6,4। निकाल लोगे ना इन सेंटर के? 6,4। फिर से सर जी, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता केंद्रक। देखो बेटा, सेंट्रॉइड होता केंद्रक। केंद्रक के जो निर्देशांक होते वो कैसे निकालेंगे? अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है तो तीनों को जोड़ा बटे 3 किया। वाई कोऑर्डिनेट निकालें, तीनों वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़ा बटे 3 किया। अब इन सेंटर के ax1 + by1 + c, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ठीक है ना? अरे यार बताओ, कर लोगे ना आप? ये बताओ कर लोगे ना? एग्जामिनर आपको ऐसा ही ट्रायंगल देगा जिसमें आप आसानी से उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे बना पाओ, ठीक है? बिल्कुल ले सकते हो सुधीर, आप 15 को भी एक्स पे ले सकते हो। तो आप ये बताइए, IG निकालना है, आपको पता है ना 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? √x2 - x1 का स्क्वायर, 19/3 - 6 यानी कि 1/3 स्क्वायर है भाई, और ये 0 यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? 1/3 तो आ जाएगा, ठीक है? 19/3 - 6, तो 1/3 स्क्वायर, 4 - 4 0 को स्क्वायर, 1/3 विल बी द आंसर। खत्म, ठीक है? हाँ, कोऑर्डिनेट डिफरेंट आएंगे पर आंसर सेम आएगा। नहीं कुमार, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दिस कैन बी सॉल्व विद इन 1 मिनट, और ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा काम था बताना जिससे आप ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कह पाओगे जीवन में कि सर आपने इन सेंटर सेंट्रॉइड के बीच की दूरी निकालना नहीं बताया, आपने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना नहीं बताया, आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालना नहीं बताया, ठीक है?
सबको समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन क्या देखेंगे अभी। तो ये आ गया आपके सामने ऑर्थो सेंटर, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। चलो आगे चलते हैं, फिर रूट वगैरह में चला जाएगा रुपेंद्र, हाइट्स निकालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, रूट वगैरह में चला जाएगा रुपेंद्र, है ना? ओके, देखिए सबसे पहले तो एक बात समझना सारे लोग, मेरे दोस्त एन के, यहां ध्यान से समझिए, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? मैंने बताया इन सेंटर क्या होता है, इन सर्कल का सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्कल का सेंटर। इन सेंटर कैसे बनता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर से। सरकम सेंटर कैसे बनता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है जहां ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स से इस पे लंब डालो, ये लंब डाला मैंने, यहां पे परपेंडिकुलर डाला, ये लंब डाला, और देखो जहां पे दो एल्टीट्यूड मिल रही है वही ऑर्थो सेंटर है, क्योंकि तीसरा एल्टीट्यूड सेम इसी पॉइंट से होके जाएगा, तीनों एल्टीट्यूड सेम एक ही पॉइंट से होके पास करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र होता है। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र होता है। यहां आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल की हाइट है AD BE CF, साइड A साइड B साइड C पर तीनों H पे मिलती हैं। ऑर्थो सेंटर को हम लोग H से डिनोट करते हैं, H से, ठीक है, सबको समझ में आया? अच्छा, ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, सॉरी अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। ऑर्थो सेंटर में लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। क्लियर है ना? अब ये देखिए साइड A पर हाइट कितनी है H1, AD को H1 बोल दिया, साइड B पे हाइट कितनी है BE H2, और ये CF कितना हो गया H3। तो आप जानते हैं कि हाइट्स का जो रेशियो होता है, हाइट्स का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। ये बात सभी जानते हैं, ये बात सभी जानते हैं। या फिर अगर हम साइड्स का रेशियो लेंगे, साइड्स का रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो का रेसिप्रोकल आएगा, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एरिया इक्वल होता है, एरिया बराबर बेस इनटू हाइट। बिल्कुल सिखाएंगे मोहित, बोलो दोस्त यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ? अरे यार तुम कुछ सीख रहे हो? अरे मीडियन कैसे हो जाएगी सुधीर, एल्टीट्यूड अलग चीज है, मीडियन अलग चीज है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ओके, अब आप देखो खुद बताओ, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, इसकी तीनों एल्टीट्यूड हैं AD BE और CF, एक दूसरे को कहां पे मिल रही है, यहां मिल रही है पॉइंट H पे। तो साइड BC द्वारा ऑर्थो सेंटर पे एंगल बनना है BHC। ये जो एंगल BHC होगा ये कैसे निकालेंगे, आप खुद बताइए कि ये एंगल A है, एंगल A, तो साइड BC द्वारा वर्टेक्स पे एंगल A, तो ऑर्थो सेंटर पे कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस A। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है? ऑर्थो सेंटर से कोई सर्कल नहीं बनता सुभन्यु, ठीक है ना बेटा? ये आया कहां से? अगर मैं इस ट्राइंगल को फोकस करूं, वो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है इसका, ये ट्राइंगल पे क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करूं, आप ये बताइए ये 90 है, ये भी 90 है, ओके एल्टीट्यूड है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, 90 90 180, ये A है, तो कितना बचेगा 180 माइनस A, 360 हो गया ना सम। आप ये बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 180 माइनस A, तो ये भी कितना आएगा 180 माइनस A, ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई समस्या है भाई?
इसी तरीके से अगर आप ये एंगल AHC निकालोगे, AHC 180 माइनस बी, साइड AB द्वारा ऑर्थो सेंटर पे एंगल निकालोगे ना AHB, ये कितना आएगा 180 माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप एक बात जानते हो कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब ये जो है कि यहां से एक हमेशा एक सेमी सर्कल पास करेगा, हमेशा यहां से एक सेमी सर्कल पास करेगा। बोलो पास करेगा कि नहीं करेगा? क्या आपको मेरी यहां से एक भी बात समझ में आ रही है? तो यहां से आपका एक हमेशा एक सेमी सर्कल पास करेगा ही करेगा। क्लियर है? ठीक है। और उसका डायमीटर क्या होगा? उसका डायमीटर होगा ये BC। BC जो है उसका क्या होगा? एक डायमीटर होगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे आपका एक और कंसेप्ट ही बनेगा, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं आपको सिखाता रहूंगा। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक, चलो वेरी गुड। अगला कंसेप्ट आ जाते हैं हम, कंसेप्ट नंबर 4। ओके, यही है ना, 3 कंसेप्ट हो गया ना अब। ओके ठीक है भाई, चलो ये बनाइए। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, है ना, जिससे कि आपको मैं और बेटर तरीके से समझा पाऊं। देखिए, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC। दोस्त, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ABC बनाया। ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है H। तो ये तो हो गया तुम्हारा ऑर्थो सेंटर H, H इसका ऑर्थो सेंटर है। O क्या है? सरकम सेंटर है। H इसका ये ऑर्थो सेंटर है, O क्या है? सरकम सेंटर है, लिखा हुआ भी। अब ध्यान सुनना, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर से जिस वर्टेक्स, एक ही कॉमन वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर और एक ही कॉमन वर्टेक्स से सरकम सेंटर को मिलाया, तो ऑर्थो सेंटर और साइड AB के बीच में ये जो एंगल थीटा, सरकम सेंटर और साइड AC के बीच में ये एंगल भी थीटा। एक्चुअली इसको पिक्चर की फॉर्म में ध्यान रखो, ये वाला सवाल पेपर में आ चुका है, ये वाला सवाल पेपर में आ चुका है। बिल्कुल इवनिंग में भी क्लास है। मतलब ये वाला जो एंगल BAH है वो एंगल OAC के बराबर होता है मेरे दोस्त। यहां तक रुपेंद्र मेरे बच्चे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है? आप ध्यान दीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें H लंब केंद्र है, O परिकेंद्र है, H ऑर्थो सेंटर है, वो सरकम सेंटर है। ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर से किसी एक ही वर्टेक्स को मिलाया हमने, A को मिलाया, तो ये जो HAB एंगल बनेगा वो OAC, मतलब ये दूसरी साइड है, ये अलग साइड है, ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। ठीक है हिमांशु? हाँ, अब आप कहेंगे सर ये आया कैसे? इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि जब ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का मतलब ही क्या होता है? एल्टीट्यूड। हाँ, थीटा गिवन होगा, मैं आपको बताऊंगा सवाल कैसे बनेगा। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड। अगर आप AH को आगे बढ़ाएंगे 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 तो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड को जाके मिलेगा ये 90 डिग्री के एंगल पे। ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो मेरे दोस्त क्या एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा? 90 माइनस थीटा। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी 90 है। आप ये बताइए, O सरकम सेंटर है, अगर मैं O से C को मिला दूंगा तो ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है। अभी सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी सरकम रेडियस ही तो होती है। वेरी गुड। आप बताइए कि अगर वर्टेक्स पे 90 माइनस थीटा बन रहा है तो सरकम सेंटर पे डबल बनता है। अगर ये 90 माइनस थीटा तो सरकम सेंटर पे डबल बनेगा 180 माइनस 2 थीटा। मेरे दोस्त 180 माइनस 2 थीटा बनेगा कि नहीं? 180 माइनस 2 थीटा। ये जो ट्राइंगल AOC है आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड्स बराबर है। अगर 180 माइनस 2 थीटा तो इन दोनों का सम 2 थीटा होना चाहिए, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा,
दोनों थीटा थीटा होते हैं, ये भी थीटा होगा बच्चे, ये भी थीटा होगा। तो दिमाग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मतलब ये बात जो है दिमाग में बिठा लो, कहीं भी बिठाओ पर बिठाओ। बोलो अरे समझे? डाउट्स का आंसर नहीं मिलता ऋषभ, तुम्हें डाउट आता ही क्यों है? एंगल DAO पूछेगा तो उस पर एक सवाल बनाया है। डिस्टेंस बिटवीन HO एंड O वो भी बताएंगे। चेतन काहे टेंशन ले रहे हो? आगे चलूं मैं? नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4 हो गया। धीरे धीरे मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि कंसेप्ट की भरमार है। ये देखिए कंसेप्ट नंबर 5 तो बहुत आसान है। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC, जिसकी साइड क्या है? AB BC CA। तो AB BC CA इस ट्रायंगल की साइड से भुजाएं हैं। सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला गया है AD BE CF। ये एल्टीट्यूड है AD BE CF। तो आपको मेरे दोस्त कंसेप्ट ये समझना है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीनों एल्टीट्यूड के सम से ग्रेटर होता है। ग्रेटर आएगा, इक्वल भी नहीं आएगा, हमेशा ग्रेटर। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा तीनों ऊंचाइयों के योग से ग्रेटर होता है। आएगा एला? ईला भैया पढ़ने फोकस करो तुम। क्लियर है? अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो नीचे आ जाएगा। तो साइड्स का सम बटे हाइट्स का सम, ये जो रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है? वेरी गुड कुमार, वेरी गुड कुमार, तुम तो हीरो हो। आगे चलते कंसेप्ट नंबर 6 देखिए। दूसरी बात अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्थो सेंटर की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। मैंने आपको तीनों केस बताए हैं, ठीक है ना, कि ऑर्थो सेंटर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। जैसे आपके सामने ट्रायंगल बनाया गया है ABC। कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज का जो एल्टीट्यूड होगा, जो ऑर्थो सेंटर होगा, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, इनसाइड होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। ठीक है? तो ये तो सरल सी बात थी ना। अब ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या कंसेप्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये है जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके समझाना चाहता हूं कि जैसे तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई? तो ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड डालने की कोशिश करो, दिस। तो एल्टीट्यूड कहां पे जाके मिलेगा? यहीं पे जाके मिलेगा, है भाई। इस वाले वर्टेक्स से यहां पे एल्टीट्यूड डालने की कोशिश करो तो कहां पे जाके मिलेगा? यहां पे जाके मिलेगा। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डालोगे तो कहां जाके मिलेगा? यहीं। तीनों एल्टीट्यूड इसी सेम पॉइंट B पे जाके मिल रहे हैं यहां पे। तो यही जो पॉइंट है, यही क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। तो समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। मोहित बहुत क्वेश्चंस में इसका यूज है। 90 डिग्री वर्टेक्स पे इसका होता है। यहां तक किसी को क्लियर? किसी को कंसेप्ट समझ में आए? वाला 90 डिग्री वर्टेक्स पे पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। ठीक है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना अभी लोग, है भाई, इसको ध्यान से देखना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक स्पेशल बात। देखिए, इसको भी हटा देते हैं, डी को भी, ठीक है। सपोज हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो है वो O है, सरकम सेंटर होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, सरकम सेंटर। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से 90 डिग्री वर्टेक्स को मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्थो सेंटर और ये हो गया तुम्हारा सरकम सेंटर।
ऑर्थो सेंटर और ये सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी होगी सरकम रेडियस। आप बताइए ये जो है बीओ, ये हाइपोटेनस की मीडियन है। मीडियन होती है माध्यिका। अगर ये माध्यिका है तो सेंट्रोइड जी इसी पॉइंट पे होगा, सेंट्रोइड जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो हो गया ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ये हो गया सरकम सेंटर परिकेंद्र सरकम सेंटर, और ये हो गया तुम्हारा सेंट्रोइड केंद्रक। एक्चुअली मैं आपको सिखाऊंगा, सेंट्रोइड जो होता है वो ट्रायंगल की तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सेंट्रोइड जो होता है वो ट्रायंगल की तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तीनों माध्यिकाओं का। और सेंट्रोइड जो है मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1, 2:1, यानी कि ये जो रेशियो ये 2:1 होगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो रेशियो है ना बीजी से जीओ का, ये रेशियो 2:1 होगा। सेंट्रोइड जो है हमेशा माध्यिका को 2:1 के उसमें बांटता है। अरे क्या आपको ये बात समझ आती है? सरकम सेंटर ऑर्थो से भी पूछ सकता है ना, कैसे निकालेंगे यार? सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये हाइपोटेनस का आधा ही तो है यार। ये जो डिस्टेंस बीओ पूछेगा ये हाइपोटेनस का आधा ही तो है, सरकम रेडियस के बराबर। सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी, बोलो। आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 8, वेरी गुड। देखिए ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का अब आप बात करते हैं। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से जाता, उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा ट्रायंगल से बाहर होता है। तो अगर मैं आपके सामने एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाऊं, एक इस तरीके से एक अधिक कोण त्रिभुज बनाऊं, तो ये अधिक कोण त्रिभुज ये हो गया है भाई। तो इसका ऑर्थो सेंटर जो होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। ऑर्थो सेंटर कैसे? यहां से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर तो ढलेगा ही नहीं, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर है भाई। अब इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो डलेगा ही नहीं, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर कहां जाके मिले? यहां बाहर जाके मिले ना, ट्रायंगल के बाहर। तो ये ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर आएगा। बोलो, अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है? तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर होता है, लेकिन ध्यान रखना ऑब्टूस एंगल के नजदीक होगा। नजदीक किसके होगा? ऑब्टूस एंगल के नजदीक। लेकिन सरकम सेंटर भी ट्रायंगल के बाहर होता है। सरकम सेंटर किसके नजदीक होगा? ऑब्टूस साइड के नजदीक। ऑर्थो सेंटर जो होगा वो होगा ऑब्टूस एंगल के नजदीक, और जो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर वो होगा लार्जेस्ट साइड के नजदीक। ये बात ध्यान रखना। सर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओके जयराम पूछो, बताओ डाउट, क्या डाउट है तुम्हें जयराम? जयराम जल्दी पूछो, कमेंट नहीं आ रहा तुम्हारा। ठीक है भाई, चल आगे चलते। नेक्स्ट, तुम तो समझ ही नहीं रहे हो यार। कंसेप्ट नंबर 9, कंसेप्ट नंबर 9 ध्यान सुनेगा, एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। इस पे पेपर में सवाल आया है और ये बहुत क्लासिकल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा है, समझ रहे हैं? सर मुझे सब रूल याद है, प्रूफ नहीं है याद, याद करना जरूरी। मनीष कुछ का प्रूफ समझना बहुत जरूरी है। अरे एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंस पूछ रहा है जयराम। अरे जयराम, जयराम भाई आज मैं तुम्हें बताता हूं फर्क। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं जयराम, ट्रायंगल ये बना है ट्रायंगल बेटा जयराम, ये वर्टेक्स है ए बी सी हैं,
हमने सामने वाले वर्टेक्स से ये डाला लंब, तो ये जो है एडी, ये लंब डाला है, ये तुम्हारा एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड। हमने साइड बीसी का मिड पॉइंट है ई है, मतलब ये जो बीई है ये तुम्हारा ईसी के बराबर है। अगर बीई ईसी के बराबर है तो आप ए से ई को मिलाओगे तो ये हो गया तुम्हारा मीडियन एई, मीडियन एई। ठीक है। दूसरी बात ये है तुम्हारा एंगल, आप इसको ऐसे खींच दो कि एंगल बाइसेक्ट हो गया, मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है भाई, यहां पे मान लेते हैं ये एफ, एंगल बी ए एफ इक्वल टू एंगल सी ए एफ। तो ये जो लाइन होगी ए एफ, ये होगी एंगल बाइसेक्टर जो इसको आधा आधा करे। सब कुछ अलग अलग होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये साइड बीसी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ऐसी लाइन ड्रॉ करो ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करे पी क्यू। ये होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एवरीथिंग इज अलग अलग, कुछ भी सेम नहीं है। यार कब सीखोगे तुम? हे भगवान, जयराम तुम मुर्गा बन जाओ जहां भी हो। कैसे काम चलेगा? तुमको यही नहीं पता चला आज तक एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर में क्या फर्क, और हमने ऐसे भयंकर भयंकर सवाल करा लिए। सर सरकम सेंटर हाइपोटेनस को इक्वली डिवाइड करता है या? बेटा आयुष तुम मुर्गी बन जाओ जहां भी हो, हैं? ऐसे ऐसे यार तुम डाउट पूछो, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड रखो, उसका एक लेवल रखो। बेइज्जती मत कराओ डाउट की। कौन प्रमोद? रमेश इजी मॉडरेट डिफिकल्ट हार्ड सब कुछ होगा है भी। इजी इजी थोड़ा ना कराएंगे, सब होगा यार। आपको नहीं करना आप स्किप कर दो। कोई बात नहीं प्रमोद। चलो अब ध्यान सुनो। देखिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। इसकी एल्टीट्यूड खींची है, एल्टीट्यूड खींची है ए डी बी ई और सी एफ। तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को पॉइंट एच पे मिल रही है। तो एच क्या है? ऑर्थो सेंटर। एच क्या है मेरे दोस्त? ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। अब आप ध्यान सुना, आप किसी भी एल्टीट्यूड को पकड़ लो। मैंने एल्टीट्यूड पकड़ लिया एडी, एडी। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये ऑर्थो सेंटर द्वारा दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ए एच और एच डी। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ए एच गुणा एच डी। इसी तरीके से अगर मैं एल्टीट्यूड बीई को पकड़ लूं, दो पार्ट में डिवाइड होगी, बी एच और एच ई बराबर होगा बी एच गुणा एच ई। इसी तरीके से अगर मैं इस लंब सी एफ को पकड़ लूं तो ऑर्थो सेंटर द्वारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है सी एच और एच एफ, बराबर होगा सी एच गुणा एच एफ। ये इक्वल होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर टेक्स्ट बुक के 50% क्वेश्चंस आपके डाल रखे हैं। अरे ये सब कमीने हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको देख लूंगा मैं, किसी दिन सबका बदला लूंगा। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे तुम तुक्के से तो ना निकालो प्री है भाई। चलो। ये आया कहां से? ये आता है एक्चुअली में सिमिलरिटी से। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ लूं, वैसे मैं कोई भी पकड़ सकता हूं अपोजिट, और ये वाला ट्रायंगल पकड़ लूं, ये दोनों ट्रायंगल पकड़ लेता हूं दोस्त, ठीक है बेटी।
आप ही बताइए ये एंगल कितने डिग्री का है, आपका जवाब होगा हंसते हंसते सर ये 90 है। मैं आपसे पूछता हूं बताओ ये कितना, ये 90 है। वेरी गुड। आप बताओ ये एंगल कितना है, थीटा। आप बताओ ये भी थीटा। क्यों? अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है थीटा, थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 90 है थीटा तो ये कितना, आपका जवाब होगा सर 90 माइनस थीटा। आप मुझे बताइए 90 थीटा ये कितना होगा, आपका जवाब होगा सर 90 माइनस थीटा। क्या यहां सिमिलरिटी लगती है? आप बोलोगे अरे हाँ सर बिल्कुल लगी सिमिलरिटी। इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने एच डी, यहां 90 माइनस थीटा के सामने एच ई है भाई, यहां 90 के सामने बी एच, यहां 90 के सामने ए एच। तो आप खुद ही बताओ ए एच गुणा एच डी बराबर बी एच गुणा एच ई आया? क्या यही बात तो लिखी हुई है? तो जैसे ये सिमिलर है वैसे ये सिमिलर है, वैसे ये सिमिलर है, आ जाएगा। ठीक है, सब में लगेगा ये कोई भी ट्रायंगल हो। हे भगवान ना तो मैं खुश हो सकता हूं ना मैं रो सकता हूं। ये बताइए सेंट्रॉइड अच्छा ये तो पुराना कंसेप्ट है सेंट्रॉइड। अच्छा सेंट्रॉइड मैं आपको समझाना चाहता हूं, ढंग से समझ लीजिएगा मेरे दोस्त। सेंट्रॉइड सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को भी समझाना चाहूंगा जिनको माध्यिका का मतलब नहीं पता, काफी तरक्की करेंगे वो जीवन में। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, अगर आप किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो तो ये मीडियन होती है। तो ट्रायंगल में 3 माध्यिका होती है। ट्रायंगल एबीसी, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है तो मीडियन एडी। ट्रायंगल की साइड एसी है, साइड एसी का मिड पॉइंट ई है तो मीडियन बीई। ट्रायंगल की साइड जो है एएफ है, सॉरी ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट एफ तो मीडियन सी एफ। जहां मीडियन तीनों एक दूसरे को मिलेंगे वो सेंट्रॉइड होगा। तीनों मीडियन एक ही जगह मिलती हैं। ठीक है, और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो मारता है। 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 रेशियो कौन सा होगा? पहले तो ये बात समझो। ओहो हो, इसमें तो कंफ्यूजन करोगे तुम। 2:1 वाला रेशियो कैसा होगा? सेंट्रॉइड से वर्टेक्स ये ज्यादा है, ये 2 होगा, और सेंट्रॉइड से साइड ये 1 होगा। 2:1 हर मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। क्लियर है कुमार? सर उस बच्चे को 0 to हीरो वाले बैच में शिफ्ट करा दो। नहीं कुमार, ईगो वाली बात है। प्री निकल गया हमारा, मेहनत करिए, हमने रात भर तपस्या करिए है, 500 घंटे पढ़ा है, कई घंटे हमने बिताए हैं, तो केस थोड़ा ना निकला है। मेंस भी निकालेंगे, टॉप भी करेंगे। 2:1 बताओ, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मीडियन वगैरह नहीं पता, प्री तो निकला है हमारा है 2:1। चलो यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत? सर फन एकेडमी वाले गावस्कर को बुला रहे हैं क्लास लेने को, अब सचिन को बुलाओ। अच्छा यार क्या करें भाई हम। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। चलो इधर देखते हैं मेरे दोस्त। यस, अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और गोल्डन कंसेप्ट। इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, क्या आप इस बात को समझोगे? क्लियर है? चलो इधर देखो मेरे भाई, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। एच जो है इसका ऑर्थो सेंटर है, एच जो है ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र। जी इसका सेंट्रॉइड है, केंद्रक। जी सेंट्रॉइड है, केंद्रक हो गया। और ओ है सरकम सेंटर, परिकेंद्र। तो यूलर जो मैथमेटिशियन है, बहुत योगदान है इनका।
तो उन्होंने ये बताया था कोई भी ट्रायंगल किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, कोई भी ट्रायंगल किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, हमेशा ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक ही सीधी रेखा में होंगे और ऑर्डर भी यही रहेगा, ऑर्डर भी यही रहेगा, ये हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे। एच जी ओ आर ऑलवेज कोलिनियर। उन्होंने ये बात बताई थी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे, दे विल लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अमोद, हाँ रमेश बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है भाई, क्लियर है ना। ऑर्डर भी ये रहेगा, ऐसा नहीं आगे पीछे, ये तीनों सेंटर हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे। इन सेंटर कहीं अलग भी हो सकता है, इन सेंटर यहां अलग हो सकता है ना, ये इन तीनों से खफा खफा रहेगा, ये अलग हो सकता है नहीं, इन सेंटर का इनसे कोई लेना देना नहीं है मनिक, केवल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड और ये सरकम सेंटर, ये जो रेशो ये हमेशा 2:1 होगा, ये रेशो जो हमेशा 2:1 होगा, दिस रेशो विल ऑलवेज 2:1। एच जी से जीओ का रेशो 2:1 होगा, इस बात को ऐसे छाप लीजिए दिमाग में। कैसे छापोगे? छाप लो जैसे छापना है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एक सीधी रेखा में होंगे और ये जो रेशो एच जी से जीओ का हमेशा 2:1 होगा। अच्छा कुणाल, सभी ट्रायंगल के लिए मनीष, फॉर एनी ट्रायंगल, दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल। अगर स्पेशल केस होता है तो मेंशन करता हूं, बिल्कुल इक्विलेटरल में भी रोहित। अरे यार बताओ, हाँ मुकुल, नहीं बाकी थोड़ा सा पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तुम नहीं सुधर रहे हो ना? नहीं हर्षित, पहले ये बताओ कि यहां तक क्लियर है 2:1, एच जीओ 2:1। हाँ इक्विलेटरल में आई वही होगा, इक्विलेटर अलग हो गया भैया, इक्विलेटर में पॉइंट कॉन्साइड करते तो क्या हुआ, इक्विलेटर में कॉन्साइड कर गए है भाई, आई एच जी ओ सब एक हो गया, सारी डिस्टेंस 0 हो गई, क्या फर्क हुआ? ये रेशो 2:1 है, 0 को भी 2:1 में बांट सकते, 0 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, आप यहां भी देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल में भी सेम चीज फॉलो हो रही है, देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल में सेम चीज फॉलो नहीं हो रही क्या? ये ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, ये सेंट्रॉइड, देखो सीधी रेखा है, लाइन सीधी रेखा है, और रेशो क्या है 2:1 का है, हो रहा है कि नहीं फॉलो? अरे बोलो हो रहा है कि नहीं? अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, अभी ढंग से समझना, और भैया कृपया करके उसको बात को ढंग से समझ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देखते हैं टेक्नोलॉजी इसका क्या हाल करती है। यस वेरी गुड। देखिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए बी सी। आप कहेंगे सर वेरी गुड, बढ़िया ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये हो गया इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर एच, ऑर्थो सेंटर, ये हो गया इसका सेंट्रॉइड जी, और ये हो गया इसका सरकम सेंटर ओ। यहां तक किसी दोस्त को कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ, मैंने आपसे बताया कि एच जी ओ हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे, आप कहेंगे सर आपने बता दिया, बता दिया कि नहीं बताया? अब आप मुझे एक बात बताइए कि सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो सरकम सेंटर होता है। मतलब ये सरकम सेंटर कैसे बना होगा? जैसे साइड बीसी का मिड पॉइंट ई है, साइड बीसी का सपोज मिड पॉइंट ई है, मतलब बीई जो है ईसी के बराबर है, बीई जो है ईसी के बराबर है। तो अगर मैं एक बात ये बताओ मेरे दोस्त कि अगर मैं मिड पॉइंट से सरकम सेंटर को इस तरीके से मिलाऊंगा तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? ये जो लाइन है ओई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए।
ये जो लाइन OE है दोस्त, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ध्यान से सुनना, अब तक का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा, अब तक का होनी चाहिए। आप मुझे बताओ कि ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, अगर आप इसको यहां से मिलाओगे, आपने मिला दिया, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऑर्थो सेंटर मिला दोगे। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आप मुझे बताइए 90 डिग्री के एंगल पे मिलना चाहिए ना जाके। अगर ये ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है एल्टीट्यूड, 90 डिग्री के एंगल पे मिलना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलना चाहिए। अब ये साइड BC पे ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो क्या ये दोनों पैरेलल हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल टकाटक पैरेलल होगा, दोनों लाइन पैरेलल है। क्या दोनों लाइन पैरेलल हैं? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। क्लियर है? अगर ये A है, ये G है, ये आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ये तुम्हारा ट्राइंगल है, इधर ले आता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, शांत से सुनना। ये तुम्हारा ट्राइंगल है, लिसन केयरफुली, अब तक का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट आ रहा है। ये ट्राइंगल का ABC है, साइड BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आप अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे, मीडियन है, और मीडियन पे ही सेंट्रॉइड होता है। जहां ट्राइंगल की तीनों माध्यिका मिलेंगी, जहां ट्राइंगल की तीनों माध्यिका मिलेंगी, वही सेंट्रॉइड है जी, है भी वही सेंट्रॉइड है जी। कैसे निकालेंगे? आप मुझे बताइए, रेशियो 1:1 है, ये रेशियो 1:1 है, आप बताइए रेशियो 1:1 है। अगर MPG से करो, ये 1 ये 1, ये लाइन बैलेंस है, तो यहां 1 वेट रख लेते हैं, यहां 1 वेट रख लेते हैं, यहां भी 1 वेट रख लेते हैं। आप समझ रहे हैं? 1:1 1:1, यहां 1 आएगा, सॉरी यहां पे 2 आएगा, 1:1 1:1, यहां 2 वेट आएगा, 1:1 1:1, यहां 2 वेट आएगा। आप बताइए अगर ये लाइन बैलेंस है, ये यहां 1 वेट है, यहां 2 ते रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। अगर ये 2 वेट है, 1 वेट है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। तो MPG से भी निकाल सकते हो कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो बांटता है भी, बांटता है कि नहीं? अब ध्यान सुनना, सबके लिए मनीष, किसी भी ट्राइंगल के लिए, फॉर एनी ट्राइंगल, ऑब्टूस के लिए डायग्राम अलग बनेगा, लेकिन चीज सेम आएगी। ध्यान से सुनिए, आप मुझे खुद बताइए कि ये तुम्हारा वर्टेक्स है, ये सेंट्रॉइड है, और ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, तो क्या ये AGE सीधी रेखा में होंगे और ये मीडियन होगी? आप खुद बताओ, AGE विल बी मीडियन ऑफ BC? आप खुद बताओ, है भी, है भी। मध्य बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ, मिड पॉइंट से, साइड BC के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ, मीडियन, और इसी पे सेंट्रॉइड होता है। सब बताएंगे शिव, टेंशन मत लो। अरे यार खुद बता, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहले तो ये बताओ कि यहां तक तुम्हें कुछ भी डाउट आ रहा हो। डाउट आ रहा है तो मैं कुछ करूं तुम्हारे लिए। यहां तक क्लियर है? अरे बोलो कि नहीं बोलोगे? यस, झक्कास। अब ध्यान सुनना, ये वाला ट्राइंगल दिखा रहा हूं, ट्राइंगल HAG, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल HAG, ट्राइंगल HAG, ठीक है दोस्त, ट्राइंगल HAG। ये ट्राइंगल दिखा रहा हूं, ट्राइंगल EGO, ट्राइंगल EOG, ट्राइंगल EOG, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, आमने सामने के दोनों ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल HAG, ट्राइंगल EOG सिमिलर है। कैसे? ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। दूसरी बात, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप बताइए, OE और ये AH पैरेलल हैं, और यहां पे ये जो है AG, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:1 होना चाहिए। मतलब अगर ये सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांट रहा है, अगर ये रेशियो 2:1 है, तो इसी की वजह से भी ये रेशियो भी 2:1 आएगा। और ये चीज आज जाके प्रूफ हुई है कि क्यों HG से GO का रेशियो 2:1 होता है।
ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इस पे कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अरे पहले ये बताओ कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ, ये रेशियो भी 2:1, ये रेशियो भी 2:1, तो क्या ये AH से OE का रेशियो भी 2:1 होगा? तो आप ये ध्यान रखना, इस चीज का सवाल में यूज होगा AH से OE का रेशियो भी 2:1 होता है। मैं डायरेक्ट यूज करूंगा मेरे बेटा, डायरेक्ट यूज करूंगा, भूलना मत कि ये जो लेंथ है AH और ये OE का रेशियो 2:1 होगा। ये AH और OE का रेशियो 2:1 होगा। पेपर में सवाल आ चुका है कि AH की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी थी और ये OE की लंबाई पूछ ली 4 सेंटीमीटर। आंसर इसी ऑर्डर में रहेंगे सोनाली, सफल नहीं होंगे HGO, ऑर्डर यही रहेगा। अरे कुमार तुम्हारे सामने हुआ है ये, हे भगवान तुम नहीं सुधरोगे। ठीक है, ओके चलो लास्ट कंसेप्ट समझो भाई। अब लास्ट, हाँ पाताल लोग देखूंगा मैं, चिंता मत करो। लास्ट कंसेप्ट समझो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी एक ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड दी हैं, तीनों एल्टीट्यूड दी हैं, जैसे एक एल्टीट्यूड AD H1 दे दी, अगर आपको ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड दिए, सॉरी दो एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड H1 दे दी, एक एल्टीट्यूड H2 दे दी, आपसे पूछ लेगा बताओ तीसरी एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी? बताइए तीसरी एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी? तो ये फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करिएगा। अगर आपको किसी ट्राइंगल की दो एल्टीट्यूड की लंबाई दे रखी है तो तीसरी एल्टीट्यूड की जो रेंज होगी वो H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 से तो बड़ा होगा और H1 H2 अपॉन H1 डिफरेंस H2, डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाना है, उससे छोटा होगा। साइड में क्या रिलेशन होता है कि ट्राइंगल की थर्ड साइड, अगर दो साइड दिए, थर्ड साइड कैसे निकालते हो? ट्राइंगल की कोई भी साइड अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी, ठीक है। लेकिन तीसरी एल्टीट्यूड की लंबाई अगर आपसे पूछ लेगा तो कैसे निकालोगे? H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 से बड़ी होगी और H1 H2 अपॉन H1 डिफरेंस H2 से छोटी होगी। सपोज एक एल्टीट्यूड आपको 3 सेंटीमीटर दे दे, एक 4 सेंटीमीटर दे दिया, एक एल्टीट्यूड 3 दे दिया, एक आपको 4 दे दिया, पूछ लेगा बताओ थर्ड एल्टीट्यूड की लंबाई बताइए, तो आप तुरंत कहोगे थर्ड एल्टीट्यूड 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4 7 से बड़ा, और 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 4 1 से 3 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो 12/7, 12/7 कितना होता है? अप्रोक्स 1 पॉइंट कितनी बार जाएगा? 7 एकम 1.7 H3 और ये तुम्हारा 12, ठीक है। तो H3 की वैल्यू 2 से लेके 1.7 से जस्ट बड़ा इंटीजर 2 होता है, 2 3 4 5 डॉट 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 11 तक, 12 से छोटा 11 कुछ भी हो सकती है। तो थर्ड एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? इंटीजर वैल्यू ये आ जाएंगी। बोलो क्लियर है? होगी नीतीश? डाल दिया नीरज टेलीग्राम पे कि हम क्लास ले रहे हैं। अरे यार बोलो, तुम्हारे कुछ भी पल्ले पड़ा? वो भी बताएंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है एल्टीट्यूड से तो वो भी बताएंगे, पर मैं दीपक विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा। विदाउट फॉर्मूला तो उसका कोई अलग से नहीं है, विदाउट फॉर्मूला मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत? चलिए शाम को मिलते हैं, इसको निपटा देंगे, ठीक है ना। चलो बाय।